कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान के एक दूर दराज गाँव से, जिसका नाम मोर डोंगरी है। ये गांव चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस गांव में सदियों से चला आ रहा एक रिवाज यहाँ की औरतों के लिए किसी आजाब से कम नहीं है, जिसे नाटा रिवाज कहा जाता है। इस रिवाज के मुताबिक अगर कोई शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द के साथ जाना चाहे तो वो नाता करके अपनी मर्जी से जा सकती है। अब इसके बाद हमें इसी गाँव में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम भूरी है। दरअसल भूरी की एक या दो बार नहीं बल्कि 4 बार शादी हो चुकी है और अब उसका लालची बाप उसे रघु नाम के एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ नाता करने पर मजबूर कर रहा है। कंजी जो कि भूरी का बाप है, उसको अपनी बेटी के सौदे से 2 से 3 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे। भूरी सब कुछ जानती है लेकिन वो अपने बाप के खिलाफ कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसके घर में उसकी 3 छोटी बहनें हैं जिनकी पढ़ाई और घर के खर्चे की पूरी जिम्मेदारी भूरी के ही कंधों पर है। अब भूरी का सौदा तय हो जाता है और कंजी हंसता हुआ रघु से कहता है कि कल पैसे दे देना और कल से भूरी तुम्हारी हो जाएगी। एक बाप को अपनी ही बेटी का इस तरह से सौदा करना बहुत अजीब होता है। अब अगले सीन में एक गांव की औरत को देखते हैं जिसका नाम जीवी है। वो शहर में मजदूरी का काम करती है। उसकी साथी मजदूर औरत सावित्री उसे आवाज देती है कि जल्दी काम खत्म कर लो और ना घर जाने वाली बस छूट जाएगी। लेकिन जीवी को डर इस बात का है कि अगर वो जल्दी चली गई तो ठेकेदार उसकी मजदूरी के पैसे काट लेगा और वो एक भी रुपया खोना नहीं चाहती। जीवी की शादी उसके घर वालों ने सिर्फ 16 साल की छोटी उम्र में ही करवा दी थी और उसकी किस्मत ऐसी थी कि उसका पति एक नंबर का शराबी और निकम्मा निकल गया जो कोई काम नहीं करता। जीवी के 2 बच्चे भूख और बीमारी की वजह से इस दुनिया से जा चुके हैं। अब उसकी सिर्फ एक ही बेटी बची है जिसका नाम पिंकी है। अपनी बेटी पिंकी के बेहतर फ्यूचर के लिए जीवी दिन रात मजदूरी करती है ताकि घर का खर्चा चल सके और पिंकी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ सके। शाम को काम खत्म करके जीवी और उसकी दोस्त सावित्री बस में बैठ जाते हैं। पूरा दिन थका देने वाली मजदूरी के बाद भी उनके चेहरे पर थकान नहीं दिखती। शायद उनकी जिम्मेदारियों का बोझ उनकी थकान से कहीं ज्यादा बड़ा था। बस में जीवी सावित्री को बताती कि उसके पति की शराब की आदत किसी भी तरह नहीं छूट रही है। हर गुजरने वाले दिन के साथ रतन इस नशे का और भी ज्यादा आदी होता जा रहा है। शादी घर के हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। अब रात के वक्त हम जीवी को अपने घर में खाना बनाते हुए देखते हैं। तभी उसका हस्बैंड रत्नू वहां आता है और उसे शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगता है, लेकिन जीवी अपनी खून पसीने की कमाई उसे बिल्कुल देना नहीं चाहती। नशे की तलब में रत्नू बिल्कुल पागल हो रहा होता है। वो जबरदस्ती जीवी के हाथों से पैसे छीन लेता है। रत्नू की बूढ़ी माँ उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। पैसों से वो सीधा ठेके पर जाकर शराब पीता है और जब तक पैसे खत्म नहीं होते वो घर वापस नहीं आता। उसका शराबी दोस्त नत्थू भी इस नशेबाजी में उसका पूरा साथ देता है। आधी रात को जब सब सो जाते हैं तो रत्नू नशे में लड़खड़ाता हुआ घर वापस आता है। बात सिर्फ शराब पीने तक ही नहीं रहती बल्कि वो घर आकर जीवी को परेशान करता है। गुस्से में आकर जीवी रत्नू को नामर्द कह देती है और ये सुनते ही रत्नू का खून खौल जाता है और गुस्से में आकर वो अपनी मर्दानगी साबित करने लगता है। अगले दिन कंजी अपनी बेटी भूरी को लेकर शहर के कोर्ट में जाता है ताकि भूरी के पिछले पति से छुटकारा पाने के पेपर्स बनवा सके। इन पेपर्स के बनने के बाद ही कंजी भूरी और रघु का नाता करवा पाएगा। वहाँ बैठा वकील भी ये देखकर हैरान होता है कि ये तीसरी बार था जब कंजी ऐसे पेपर्स बनवाने आया था। कंजी बहाना बनाता है कि क्या करें, इसका हस्बैंड इसे बहुत मारता पीटता है, लेकिन वकील को समझ नहीं आता कि इसके सारे हस्बैंड्स एक जैसे कैसे निकल आते हैं। इन बातों को इग्नोर करके वकील इनके पेपर्स तैयार कर देता है। यह हमें पता चलता है कि भूरी गाँव के एक ही आदमी से बेपनाह मोहब्बत करती है जिसका नाम बद्री है और वो एक जीप चलाता है। लेकिन गाँव में किसी को भी भूरी और बद्री के इस छुपे रिश्ते के बारे में कोई खबर नहीं होती। वो दोनों छुप कर एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरी तरफ गाँव में एक आदमी है जिसका नाम लखू है। वो जीवी को बहुत पसंद करता है। हालांकि वो अच्छी तरह जानता है कि जीवी शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। जीवी को भी इस बात की पूरी जानकारी थी, लेकिन दोनों का कभी आमना सामना नहीं हुआ था। आज काम से लौटते वक्त लखू अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच जाता है। वो सावित्री से कहता है कि वो उसे गांव तक छोड़ देगा, लेकिन सावित्री जानती है कि लखू यहाँ सिर्फ जीवी के लिए आया है, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। सावित्री कहती है कि उसका गाँव पास ही में है, इसलिए वो पैदल ही चली जाएगी। यहाँ जीवी मजबूरी में लखू की गाड़ी पर बैठकर गाँव की तरफ निकल जाती है। रास्ते में लखू जीवी से कहता है कि तुम मेरे साथ नाता कर ले, मेरे पास पैसा जमीन सब कुछ है, मैं तुझे खुश रखूंगा। ये सुनते ही जीवी गुस्से में आकर गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी से उतर जाती है। वो कहती है कि वो शादीशुदा है और एक बच्ची की माँ है। ऐसी बेहुदा बातें करते हुए उसे शर्म आनी चाहिए। इतना कहकर जीवी वहाँ से पैदल ही चली जाती है। लेकिन वहीं पास ही बैठे गाँव के 2 आदमी जीवी को लखू के साथ गाड़ी पर देख लेते हैं। ये वही शराबी नत्थू और उसका दोस्त था। दूसरी तरफ भूरी को बद्री के साथ बैठे हुए देखते हैं। भूरी अपना दुख बद्री के सामने बयान करती है कि बचपन में उसका बाप उसकी माँ को बहुत सताता था। इस जुल्म से तंग आकर उसकी मां नाता करके किसी और मर्द के साथ चली गई और उसे छोड़ दिया। इसके बाद कंजी ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो दूसरी औरत भी किसी और मर्द के साथ भाग गई और जाते जाते अपने पीछे 3 बेटियां छोड़ गई। यहाँ से हमें पता चलता है कि घर में जो 3 लड़कियां हैं वो असल में भूरी की सौतेली बहनें हैं।
भूरी शायद इन सारी दर्दनाक बातों को भूलना चाहती है, लेकिन शायद ये बातें मरते दम तक उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। आज रघु भूरी के घर आता है क्योंकि कंजी ने उससे पैसे लेने के बाद भी अब तक भूरी को उसके साथ नाता नहीं करवाया था। रघु बहुत गुस्से में दिखाई देता है। कंजी उसे बताती है कि भूरी ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया है, तो वो उसमें क्या करे। यहाँ रघु को भूरी और बद्री के चक्कर के बारे में पहले से कहीं से पता चल चुका था। जब वो ये बात कंजी को बताता है तो कंजी गुस्से में पागल होकर भूरी पर चिल्लाने लगता है। भूरी वहाँ आकर रघु को झूठा साबित कर देती है। इस बात पर रघु गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब उसे भूरी के साथ नाता नहीं करना, और अगर कंजी ने उसके पैसे 7 दिन के अंदर वापस नहीं किए तो वो उसकी सबसे छोटी बेटी को उठाकर ले जाएगा। इन दोनों के बीच काफी लंबी बहस होती है और रघु धमकी देकर वहाँ से निकल जाता है। कंजी अब पैसों को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन रत्नू शराब के ठेके पर बैठा होता है। यहाँ नथु से ताना मारता है कि उसकी पत्नी जीवी किसी काम धंधे पर नहीं जाती, बल्कि वो तो अपने यार लखू के साथ मजे करने जाती है। ये सुनते रत्नू अपना आपा खो बैठता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच अचानक नथु का सर दरवाजे से जोर से टकराता है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर रत्नू घबराकर वहाँ से निकल जाता है। आज जब जीवी काम से घर लौट आती है तो वो अपने घर के बाहर लोगों की बहुत भीड़ देखती है। वहाँ से रोने और चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। सामने जमीन पर नथु की लाश पड़ी थी और उसकी वाइफ और बच्ची बैठकर रो रहे थे। वो लोग कहते हैं कि उन्हें नथु की मौत का मुआवजा चाहिए, वरना आज लाश यहाँ से नहीं हटेगी। जैसा कि इस गाँव का एक पुराना रिवाज था कि अगर गलती से भी किसी की मौत हो जाए तो मरने वाले परिवार को पैसे देने पड़ते हैं। गांव के सभी लोग इस फैसले के हक में थे। भूरी वहां आकर कहती कि ये आदमी तो पहले से नशेड़ी और शराबी था, इसका परिवार बस इसकी मौत का फायदा उठा रहा है। लेकिन खंजी भूरी को डांट कर चुप करवा देता है कि ये उनका आपसी मामला है। यहाँ नत्थू का भाई सारी हदें पार करते हुए धमकी देता है। वो कहता है कि अगर आज पैसे नहीं मिले तो वो जीवी की बेटी पिंकी को उठाकर ले जाएगा। ये सुनते ही जीवी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसे होश में रहकर बात करने को कहती है। नत्थू की पत्नी और उसका भाई जबरदस्ती जीवी के जेवर छीनने लगते हैं, पर खंजी किसी तरह इस मामले को शांत करवाता है। वहाँ सरपंच भी मौजूद होता है क्योंकि आज भी इस गांव के सारे बड़े फैसले सरपंचों की मौजूदगी में ही लिए जाते हैं। पुलिस वहां आकर रत्नू को अरेस्ट कर लेती है। नत्थू का भाई कहता है कि अगर पैसे नहीं देने तो रत्नू को उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन पुलिस रत्नू को अपने साथ ले जाती है और जीवी उसे जाते हुए सिर्फ देखती रहती है। रात हो चुकी थी लेकिन नत्थू का बाप अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था कि बिना पैसों के लाश कहीं नहीं जाएगी। सरपंच और कंजी नत्थू के परिवार से पैसों की रकम पूछते हैं तो वो लोग उनसे 1.5 लाख रुपए मांगते हैं। उनके जाने के बाद लालची कंजी सरपंच के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि जीवी से तो वो 1.5 लाख ही लेंगे, लेकिन नत्थू के परिवार को सिर्फ 1 लाख देंगे और बाकी की 50,000 दोनों आपस में बांट लेंगे। इसे दोनों के साल भर के नशे और हुक्के का खर्च आराम से निकल जाएगा। रात को जीवी की फैमिली किसी तरह घर के सारे जेवर इकट्ठा करती हैं, जिन्हें बेचकर भी सिर्फ 30 से 40,000 ही जमा हो पाएंगे। अब एक नई मुसीबत थी कि बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे। सुबह हो जाती है और लाश के साथ लोग अभी भी वहीं के वहीं बैठे होते हैं। यहाँ लोगों की लालच साफ दिखाई देती है कि उनके लिए इंसान से पहले पैसा आता है। अगर नत्थू जिंदा आता तो शायद देख पाता कि कैसे उसकी मौत का तमाशा बनाया जा रहा है। यहाँ जीवी ले जाकर सारे जेवर कंजी को दे देती है क्योंकि इस वक्त घर में बस यही था। बाकी के पैसे चुकाने के लिए वो 2 महीनों का वक्त मांगती है। यहाँ कंजी कहती है कि अगर वो चाहे तो कल ही जीवी का नाता करवा दे, जिसके 2 से 3 लाख तो उसे कोई भी दे देगा। लेकिन जीवी इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो 2 महीने रात दिन मजदूरी करके बाकी के पैसे चुका देगी। कंजी कहता है कि बाकी पैसे वो अभी चुका देगा, लेकिन उसे अपने पैसे 1 महीने में ही चाहिए। दरअसल कंजी वो जहरीला सांप है जो बिना मतलब के किसी को 1 पैसा भी ना दे। जरूर उसके पीछे उसने कुछ ऐसा सोच रखा होगा जैसे जीवी पूरी तरह फंस जाए। अगले दिन काम पर सावित्री जीवी से कहती है कि वो ठेकेदार से पैसों की बात करे, शायद वो उस पर तरस खाकर कुछ पैसे उधार दे दे। लेकिन जीवी को नहीं लगता कि वो उतने पैसे देगा। जब उसने ठेकेदार से बात की तो लाख की रकम सुनकर वो हंसने लगा, क्योंकि अगर जीवी साल भर भी इस जगह मजदूरी करे तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगी। जीवी मजबूर होकर कहती कि अगर इसके अलावा भी कोई और काम होगा तो वो कर लेगी। ठेकेदार इस बात पर मान जाता है। रात को हम देखते हैं कि घर में सब खामोश बैठे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतने पैसों का इंतजाम न जाने कहां से होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रत्नू घर में बैठा है। पुलिस वालों ने इसे छोड़ दिया क्योंकि गाँव वालों ने बयान दिया था कि ये सिर्फ एक हादसा था। यहाँ आज वो फिर से बहस करने लगता है। हम देखते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी रत्नू होश में नहीं आया। जीवी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे समझ नहीं आता कि अपना दुख कहां जाकर बयान करे। दूसरे दिन जब वो शाम को अपनी मजदूरी लेने गई तो पैसे देने के बाद ठेकेदार उसे अश्लील बातें करने लगा और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगा। दरअसल वो जीवी की मजबूरी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठेकेदार ने उसे रात शादी में सिर पर लाइट उठाने का काम दिया ताकि रात को कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। जब काम खत्म हुआ तो काफी रात हो चुकी थी, इसलिए वो वहीं शहर में एक जगह जाकर बैठ गई। क्योंकि इतनी रात को वो गाँव नहीं जा सकती थी। उसके चेहरे पर तकलीफ साफ साफ दिखाई दे रही होती है, जो हर
हर रोज उसे अंदर से धीरे धीरे तोड़ रही है। अगले दिन जब वो मजदूरी लेने गई तो ठेकेदार पैसों का लालच देकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जीवी ने उसे धक्का देकर हटा दिया क्योंकि यहाँ वो मजदूरी करती है लेकिन अपना जिस्म नहीं बेचती। अगले दिन कंजी जीवी के घर आता है। उसकी गंदी नजर अब जीवी की बेटी पिंकी पर थी। उसने कहा कि पिंकी की शादी करा दो क्योंकि पैसे चुकाने के लिए अब बस 5 ही दिन रह गए हैं। लेकिन रत्नू की मां मना करने लगी कि अभी पिंकी की पढ़ने लिखने की उम्र है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जब लालची कंजी ने अपनी खुद की बेटी को ही नहीं छोड़ा तो दूसरों की बेटियों का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने रत्नू की माँ को धमकाया कि कहीं कर्ज चुकाने में उनका घर जमीन ना बिक जाए। रात को जब ये बात रत्नू की माँ ने जीवी को बताई कि केंजी पिंकी के रिश्ते की बात लाया था तो ये सुनते जीवी का गुस्सा फूट पड़ा। वो पिंकी को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर जिंदगी देना चाहती है। वो गुस्से में उठकर कंजी के घर चली गई और उस पर चिल्लाने लगी कि उसने ये सोच भी कैसे लिया कि वो पिंकी की शादी करने देगी। यहाँ कंजी उसके हालात का मजाक बनाने लगा कि घर में खाने को एक अनाज का दाना नहीं है और वो उसका कर्ज कहाँ से चुकाएगी। यहाँ जीवी ने कहा कि अगर वो कर्ज नहीं चुका पाई तो अपनी बेटी की शादी कराने की बजाय वो खुद नाता में बैठ जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। उसकी बात सुनकर भूरी अंदर से भागती हुई बाहर आई और उसने जीवी को पीछे से आवाज दी। भूरी ने पूछा कि जीवी जो हमेशा से नाता रिवाज के खिलाफ रही है तो फिर अचानक उसने ये फैसला कैसे ले लिया। यहाँ जीवी ने रोते हुए कहा कि 100 मर्दों के साथ सोने से अच्छा है कि वो एक एक के साथ ही 100 बार सो जाए। यहाँ उसकी बातों में उसका दर्द साफ झलकता है। अगले दिन वो लखू से मिलने चली गई। लखू उसे अचानक देखकर चौंक गया। जीवी ने उसे बताया कि वो उसके साथ नाता बैठाने को तैयार है लेकिन लखू ने कहा कि इसका फैसला पंचायत के सामने होगा ताकि ऐसा ना हो कि कल को उसका पति आकर तमाशा करने लगे। दूसरे दिन सरपंच और कंजी के सामने लखू और जीवी का परिवार बैठा हुआ था। यहाँ 1.5 लाख रुपए में जीवी का सौदा तय हो गया। रत्नू भी जीवी को नाता भेजने के लिए मान गया क्योंकि उसे तो अपनी पत्नी से कभी प्यार ही नहीं था। यहाँ लखनऊ कहने लगा कि वो सिर्फ जीवी को ही साथ रखेगा, उसकी बेटी पिंकी को नहीं। दरअसल लखू भी सिर्फ जिस्म का भूखा है जिसे जीवी से कोई मोहब्बत नहीं। अगर वो सच में उसे प्यार करता तो उसे उसकी बेटी के साथ अपनाता। यहाँ कंजी अपनी चालाकी दिखाते हुए कहता कि नाते के कानून के मुताबिक जीवी अपनी बेटी को लखू के साथ नहीं ले जा सकती लेकिन जीवी कोई रिवाज नहीं जानती। अगर पिंकी उसके साथ नहीं जाएगी तो वो भी नाता बैठने को तैयार नहीं है। यहाँ भी परिवार से लेकर पंचायत तक हर कोई बस जीवी को गलत ठहराने लगा कि नाता बिठाने का आइडिया इसी का था और अभी अपनी बात से मुकर रही है। यहाँ जीवी काफी उदास खड़ी थी। भूरी ने उसका दुख शेयर किया कि इस जन्म का अजाब इसी जन्म में भुगतना होगा लेकिन जीवी से ये जिंदगी और बर्दाश्त नहीं होती। रात को कंजी उसके घर आ गया। उसने जीवी को धमकाया कि जिस बच्ची के लिए वो नाते में नहीं बैठ रही है कल को उसी लड़की को नत्थू का परिवार जान से मार सकता है या अपने साथ उठा ले जा सकता है और तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रात भर जीवी ने काफी सोचा। उसने अपनी मासूम बेटी की तरफ देखा जिसके बाद अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने उसी वक्त घर छोड़ दिया और लखू के घर चली गई। लखू जो जिस्म का भूखा बस इसी ताक में बैठा था कि बस जीवी बात मान जाए लेकिन यहाँ जीवी बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई जिससे अब कुछ महसूस नहीं होता। उस रात लखू ने उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया। दूसरी तरफ पिंकी अपनी माँ को याद कर रही होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बद्री और भूरी का प्यार अब सारी हदें पार करने लगा था। आज रघु ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। रघु भूरी पर अपना हक जताने लगा क्योंकि भूरी के फादर ने अब तक नाते की दी हुई रकम उसे नहीं चुकाई थी। इस हिसाब से भूरी उसकी वाइफ हुई। यहाँ बद्री और रघु के बीच काफी बहस हो गई। भूरी ने रघु के साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। रघु की तो बस यही ख्वाहिश थी कि भूरी किसी तरह उसके साथ सो जाए। वो गुस्से में कंजी के पास चला गया। वहाँ वो कंजी को धमकाने लगा कि या तो पैसे दे दो या फिर भूरी। लेकिन कंजी बहुत चालाक आदमी है। रघु ने कंजी को धमकी दी कि ये बात अब पंचायत तक जाएगी और अब इसका फैसला वहीं होगा। इतना सुनते ही कंजी बहुत गुस्से में आ गया कि जा बैठ ले पंचायत, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि गांव का पंचायत और सरपंच कंजी के इशारों पर नाचते हैं। इतना सुनकर रघु वहां से चला गया। रात को कंजी ने भूरी से कहा कि वो जल्दी ही नाता पर बैठ जाए क्योंकि इन लड़कियों का खर्चा भी उठाना है, लेकिन भूरी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब तो पिंकी ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया था क्योंकि स्कूल में बच्चे उसका मजाक बनाते हैं कि उसकी माँ नाता चली गई। वहाँ बैठे रत्नू ने कहा कि कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की, अपनी माँ की तरह वो भी कहीं जाकर मजदूरी करे। लेकिन पिंकी ने उसे पढ़ाई करने की ख्वाहिश जताई पर रत्नू उसे मना करने के लिए उठ गया। लेकिन तभी उसके सीने में एक जोर का दर्द उठा और उसी पल उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। ये सब काफी दुख देने वाला था, लेकिन उसके मरने पर ऐसा लगा मानो जैसे बरसों पुराना अजाब इस घर से हट गया हो। रत्नू की मौत को भी 2 दिन ही बीते थे कि कंजी के घर पिंकी का रिश्ता लेकर आ गया। वो अपने साथ एक बड़ी उम्र के आदमी को लेकर आया था जो कि इसी गांव में रहता है। वो पिंकी के दादा से थोड़ी कम ही उम्र का होगा। वहाँ उसने उसकी दादी को हर तरह से राजी करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया कि अभी उसके इतने बुरे दिन नहीं आए कि उसे पिंकी की शादी करानी पड़ जाए। यहाँ हम देख पाते हैं कि कंजी कितना घटिया आदमी है। पिंकी ने ये सारी बातें सुन ली और भागकर अपनी माँ से मिलने चली गई, जिसे देख जीवी एकदम से रोने लगी। उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। जीवी उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। तभी वहाँ लखू आ गया और पिंकी को यहाँ
यहाँ देख वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने पिंकी को घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ जीवी ने खुद को इतना बेबस कभी नहीं महसूस किया था। यहाँ वो पिंकी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। लखू ने कहा कि नाथा के पैसे लौटा दे और अपनी माँ को लेकर चली जा। ये वही लखू है जिस पर जीवी भरोसा कर उसके साथ नाथा चली गई थी, ये सोच करके वो दोनों को एक अच्छी जिंदगी देगा। रात को लखू उस पर गुस्सा करने लगा कि अब उसमें पहले वाली बात नहीं रही। शायद जीवी से प्यार होता तो लखू के मन में ये ख्याल कभी नहीं आता, लेकिन लखू ठहरा जिस्म का भूखा। अगले दिन जीवी घर छोड़कर जाने लगी, लेकिन लखू ने उसे पकड़ लिया कि वो बिना पैसों के उसे नहीं जाने देगा। लखू ने कहा कि अब इसका फैसला पंचायत में ही होगा। यहाँ हम देखते हैं कि पिंकी कंजी के पास गई और शादी करने का फैसला कर लिया ताकि शादी से जो भी पैसे मिले उसे देकर वो अपनी माँ को नाता से छुड़वा सके। रात को ही जल्दबाजी में उसकी शादी करवा दी गई। कंजी मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि उसे उसमें दलाली मिल जाएगी। सुबह गाँव की सभी औरतें पिंकी की मुंह दिखाई की रस्म में इकट्ठा हुई, लेकिन जब जीवी की बारी आई और उसने जैसे घूंघटा उठाया मानो उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। किस्मत ने उसे एक और गहरा जख्म दे दिया था अपनी बच्ची को इस हाल में देखकर, लेकिन अब बात उस तक नहीं रही। वो पिंकी को इन जालिमों की रीत का शिकार नहीं होने देगी। वहाँ वो उस आदमी से भी लड़ बैठी क्योंकि पिंकी तो उसकी पोती की उम्र की होगी। दूसरे दिन पंचायत बैठी। वहाँ लखू और वो बूढ़ा आदमी नारायण दोनों आए हुए थे। यहाँ जीवी उन्हें पुलिस और कोर्ट की धमकी देने लगी क्योंकि पिंकी अभी बहुत छोटी है। डर की वजह से नारायण वहाँ से उठकर चला गया। अब बच गया लखू जो जीवी को अपने साथ ले जाने की जिद पर था। पंचायत भी उसके साथ थी। यहाँ हम देखते हैं कि पंचायत गाँव के मर्दों के हाथ में किसी लाठी की तरह काम करता है जो सिर्फ मजबूर और बेकसूर औरतों पर ही पड़ती है। लेकिन अब ये बात जीवी की समझ में आने लगी थी। यहाँ रघु भी मौजूद था और वो भूरी को ले जाने के लिए उसे जबरदस्ती करने लगा, लेकिन सावित्री उसे बचाने के लिए आ गई। यहाँ मौके का फायदा देखते हुए रघु ने भी अपनी बात रख दी और सबके सामने ही भूरी ने अपने और बद्री के प्यार को कबूल कर लिया। लेकिन बद्री के पास भूरी को नाता ले जाने के लिए 2 लाख रुपए नहीं है, इसलिए कंजी भी इस रिश्ते से पीछे हट गया। यहाँ जीवी ने भी इनकार कर दिया और किसी के साथ वापस नहीं गई। रात को कंजी ने भूरी को बुलाकर कहा कि वो नाता चली जाए। यहाँ भूरी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि तू कोई बाप नहीं है बल्कि अपनी बेटियों का दलाल है जो उसे गाँव के सभी मर्दों के साथ सोने पर मजबूर कर चुका है सिवाय खुद के। आज भूरी ने उसे भी मौका दे दिया कि वो भी मिटा ले अपनी मन की ठंडक, क्योंकि अब वो कंजी में अपना बाप नहीं देखती। कंजी शर्म के मारे अपनी नजरें फेर लेता है, लेकिन वो कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। कंजी भी कुछ इस तरह से ही था। एक रात उसने जीवी को अपने घर बुलाया। कमरे में उसके साथ एक और अनजान आदमी था। यहाँ कंजी ने उसके साथ एक और सौदा किया कि अगर वो उस आदमी के साथ सो जाए तो ये आदमी उसके शहर में रहने का इंतजाम करवा देगा और साथ ही उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्च भी दे देगा और वो शहर जाकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह सकेगी। और बात रही रघु और नारायण की तो वो दोनों को देख लेगा। जीवी इस सौदे के लिए मान गई क्योंकि उसके लिए अब जिंदा रहने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उस रात वो बहुत रोई, लेकिन हर बार की तरह आज भी उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। दूसरे दिन भूरी ने पिंकी और जीवी को बस में बिठाया और दोनों वहां से शहर के लिए चले गए। जीवी बहुत दूर जा रही थी इस नाता रिवाज के नरक से निकलकर, लेकिन भूरी अब भी इस नरक में कैद है। इसे उसके बाप ने फिर से एक बार रघु के साथ नाता बैठा दिया है। मोर डोंगरी में औरतें एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं रह गई थी। यहाँ के मर्द अक्सर इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब कोई औरत उनकी घटिया रीत का शिकार बन जाए। शायद से भूरी कभी इस नरक से निकलकर नहीं जा पाएगी और कहानी इसी दर्दनाक मंजर के साथ खत्म हो जाती है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।